गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम अपने यूनिट 1 के 4th चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अपन को डिस्कशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, कौन-कौन से क्राइटेरियाज इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं, और अगर यदि अपन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इम्प्लीमेंट ले आए अपन, तो इसके बेनिफिट्स अपन को सोसाइटी में क्या-क्या देखने को मिल सकते हैं। और अगर यदि अपन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो कौन-कौन से डिजीज़ को अपन को फ्रीक्वेंटली फेस करना पड़ सकता है, ठीक है? इसके अलावा कोई भी इनफर्टाइल कपल है, जिसको कि जो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, तो कौन-कौन सी टेक्निक्स हम आज के ज़माने में अपनी मेडिकल टेक्नोलॉजी ले आई है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए डेफिनिशन दी थी, एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन, डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या डेफिनिशन दी है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। एज़ इट वर्ड अपन को ध्यान में रखना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स a total well-being in all aspects of reproduction, that is फिजिकली फिट होना चाहिए, इमोशनली फिट होना चाहिए, बिहेवियर उसका सही होना चाहिए, और उसके ऊपर कोई भी टाइप का सोशल प्रेशर प्रेशर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects might be called reproductive healthy. डब्ल्यूएचओ क्या बोल रहा है कि कोई भी एक इंसान को ले लो, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, इमोशनली फिट होना चाहिए, उसका बिहेवियर सोसाइटी को लेके सही होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा वो सोशली उसके ऊपर कोई भी मान लो कि पूरी सोसाइटी आसपास के लोग उसे प्रेशराइज कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? इमोशनली तभी वो हेल्दी रह पाएगा, तभी उसका बिहेवियर सही हो पाएगा, ठीक है? ये बात बताइए, ये डेफिनेशन दी है डब्ल्यूएचओ ने। यहाँ तक की तो बात ठीक है कि ये कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम ही यही है हेल्थ के बारे में डिफाइन करने का। लेकिन अपन को पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की जाती है, लेकिन अ, और मैं बोलना चाहूँगी जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, हर किसी को इसकी बेसिक आइडियाज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी नीड क्यों पड़ी होगी? क्यों अपन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करना है, ठीक है? नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फैमिली प्लानिंग प्लानिंग refers to a practice that help individual to attain certain objectives. सबसे पहले टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ्स, इसलिए अनवांटेड बर्थ्स को अपन कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है? इसके लिए अपन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करने की ज़रूरत है, ठीक है? टू रेगुलेट इंटरवल टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज़, 2 प्रेगनेंसी मान लो प्रेगनेंसी 1 और 2, इनके बीच में एक थोड़ा-सा गैप रहना चाहिए, दैट इज़ 2 टू 3 ईयर का, ठीक है? तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए अपन को जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करने की ज़रूरत है, ठीक है? टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, यूँ नहीं कि कोई एक फैमिली है उसमें 10 बच्चे हैं। इसके लिए कुछ स्लोगन्स भी मैं बोलना चाहूँगी अब कि अभी मतलब पिछले कुछ सालों से चली आ रही है, बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2, और इवन अब जैसे चीन जैसे कुछ देश देश है जहाँ पे हम 2 हमारे 1 का भी स्लोगन काफ़ी सही पॉपुलर हो रखा है, ठीक है? तो अगर यदि एक फैमिली में 10 बच्चे होंगे, तो वो इन फ्यूचर जाके आगे 10 फैमिली बनाएँगे, उसकी वजह से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, और रादर देन अगर यदि कोई एक फैमिली में 2 ही बच्चे हैं, ठीक है? तो वो आगे जाके कम पॉपुलेशन बढ़ा पाएँगे। इस टाइप से अपन अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया वर इनिशिएटेड इन 1951। 1951 में फैमिली प्रोग्राम्स बनने चालू हुए थे। बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना इनको इतना आसान है नहीं। ठीक है, एक बार का पहले प्रोग्राम बने हैं, फिर इनका धीरे-धीरे जनरल अवेयरनेस आई है, लोगों को अवेयर किया गया है, फिर धीरे-धीरे ओवर द इयर्स अपन को इसमें इम्प्लीमेंटेशन सुधार देखने को मिला है, ठीक है? इन 1977 इट चेंज्ड इनटू फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। 1977 में इसका और रूप बढ़ा के फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाया गया। उस और उसके बाद में क्या गया किया गया
रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर आरसीएच प्रोग्राम चलाया गया 1997 में। ठीक है? दिस प्रोग्राम सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। इन प्रोग्राम्स को चलाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि अपनी सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी एस्टेब्लिश करें अपन, ठीक है? जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो प्र और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो, 2 प्रेग्नेंसीज़ के बीच में इनफ गैप हो ताकि मदर अपने चाइल्ड की बहुत अच्छे से देख-रेख कर पाए, ठीक है? इसके अलावा एक फैमिली में बच्चों की संख्या फिक्स होनी चाहिए कि ठीक है बच्चे 2 कर लो, 3 कर लो, यूँ नहीं 8-8, 10-10 बच्चे होते जा रहे हैं, ठीक है? अब इसके बाद में अपन बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में थोड़ी-सी डिटेल डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जनसंख्या का विस्फोट होता जा रहा है और अपन बर्थ का कंट्रोल कैसे कर कर सकते हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है? पीपल इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनहांस्ड हेल्थ केयर, बेटर लिविंग कंडीशन had an exponential influence on population growth. The fundamental causes of population explosion जनसंख्या का विस्फोट क्यों हो रहा है उसके कुछ-कुछ मेन रीज़न यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिनके बारे में अपन को पता होना चाहिए, ठीक है? पहला और सबसे मेन इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि रैपिड ड्रॉप इन डेथ रेट्स बढ़ती मेडिकल फैसिलिटीज़ के कारण डेथ रेट कम होती जा रही है। पहले जैसे कि मान लो लोग बहुत सारी बीमारियों के बीच कोई अपनी लाइफ स्पान के बीच में एक तो हो सकता है कि कोई टाइप की बीमारी लग गई हो बहुत तो उसका ट्रीटमेंट अगर भी अच्छे से नहीं मिल पाया हो, उसके कारण जल्दी मर गया हो और हो सकता है कि इनिशियल फेज में बच्चा जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया हो, ठीक है? लेकिन आजकल मेडिकल अपनी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, इसलिए ये सारी चीज़ें अभी स्टॉप हो चुकी हैं। तो डेथ रेट अगर भी अपनी कम हो गई तो अभी पॉपुलेशन तो ज़्यादा ही होगी। इसके अलावा एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आई है। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आई है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों की दरों में अपन को बहुत कमी देखने को मिली है, ठीक है? एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज रिप्रोडक्टिव एज भी बढ़ती जा रही है अपन अलग-अलग टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से उस उसकी वजह से भी रिप्रोडक्टिव एज बढ़ी है, जनन योग्य उम्र बढ़ी है, ठीक है? तो इसके कारण भी जनसंख्या का विस्फोट देखने को मिल रहा है, ठीक है? Steps to combat population growth are using numerous ways of contraception. अब अपन बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ किन-किन कारणों से हुई इनके बारे में देख लिया। अब ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है इसको किस टाइप से अपन रोक सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो एक तो हो सकता है कि अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स गर्भ निरोधक चीज़ों को अपन गर्भ निरोधक दवाइयों या गर्भ निरोधक विधियों को अपन बढ़ावा देने लगे ताकि बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सके। दूसरा है एजुकेटिंग इंडिविजुअल अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ बिग फैमिली। हर एक इंडिविजुअल को जाके अच्छे से समझाया जाए कि अगर यदि बड़ा परिवार होएगा तो संसाधनों का अभाव होगा, आय के स्रोत कम है और व्यय के स्रोत बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, ठीक है? इस प्रकार से शिक्षा के बहुत अच्छे अवसर मिल नहीं पाएँगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ थोड़ी कम अच्छी मिल पाएगी अगर यदि बड़ा बड़ा परिवार होगा तो। ये सारी चीज़ों के बारे में हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लोगों को अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए और आज के टाइम में ये अवेयरनेस फैलाने का काम गाँव में जैसे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है, वो भी ये काम करते हैं, ठीक है? इंक्रीजिंग बोथ फीमेल एंड मेल मेर मैरिजेबल एज शादी योग्य उम्र अगर भी मेल और फीमेल दोनों की बढ़ा दी, तो उनकी रिप्रोडक्टिव एज थोड़ी-सी कम हो जाएगी और बच्चे कम पैदा होंगे, ऐसा इनका मानना था। Providing an incentive to parents with one or two children, an ideal way to controlling the population is the use of contraceptives. पहली बात तो ये कि जिनके 2 ही बच्चे हैं, उनको थोड़े-से इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए। उनको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि ठीक है 2 ही बच्चे 2 ही अच्छे और अगर भी कोई वर्किंग कपल है, तो उसको जॉब में इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, ठीक है? जैसे आजकल गवर्नमेंट जॉब वालों के थोड़ा फिक्स है कि उनके 2 ही बच्चे होने चाहिए, ठीक है? एन आइडियल वे टू कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये मैंने पहले भी बता दिए है कि कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक विधियों का यूज़ करके भी अपन पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं।
ठीक है? इसके बाद मैं नेक्स्ट बात मैं करती हूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती क्या है? गर्भ निरोधक होता क्या है? कौन-कौन सी विधि अपन इसमें यूज़ मिल लाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव की डेफिनिशन के बारे में बात करेंगे। दीज़ कम इन form of pills and many other forms that prevent करने का काम कर रही है fusion of egg and sperm hence the pregnancy contraceptive वो गर्भ निरोधक विधियाँ या निरोधक यूजुअली गर्भ निरोधन के लिए अपन सबसे ज़्यादा पिल्स मतलब जो गोलियाँ होती हैं उनको यूज़ में किया जाता है, ठीक है? और इनका काम क्या होता है? ये प्रिवेंट करेगी, एग और स्पर्म को मिलने नहीं देगी और एग और स्पर्म मिल नहीं पाए तो प्रेगनेंसी हो नहीं पाएगी, ठीक है? इस प्रकार से प्रेगनेंसी को रोका जाता है। एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड हैविंग फॉलोइंग फीचर्स अब कोई कपल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ तो कर रहा है, लेकिन क्या वो हर बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने के लिए किसी स्पेशल डॉक्टर के पास जा सकता है? नर्स के पास जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। तो इसलिए इसकी जो फर्स्ट फीचर जो इसके अंदर होना ही चाहिए वो ये है कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ईज़िली अवेलेबल हो जाना चाहिए हर कहीं पे भी लाइक मेडिकल स्टोर्स और ये इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए। मतलब ये प्रेगनेंसी को रोक पाने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा रिवर्सिबल जब कपल को बच्चा करना हो तो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ मत करो, बच्चा भी हो जाए। तो इसलिए ये रिवर्सिबल भी होनी चाहिए। और अगर यदि कोई भी कपल अपने कोपुलेशन के टाइम में कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मेथड्स का यूज़ कर रहा है, तो उनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलने चाहिए। ना तो मेल की हेल्थ पे और ना ही फीमेल की हेल्थ पे, ठीक है? इसके अलावा नो वेज इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट सेक्सुअल डिजायर्स पे भी कोई भी टाइप का अपन को इंटरफेयर नहीं देखने को मिलना चाहिए, ठीक है? अब कॉन्ट्रासेप्टिव जो वेज है जिनके थ्रू अपन गर्भ निरोधन की प्रक्रिया कर सकते हैं, उनमें कौन-कौन से मेथड्स को इंक्लूड किया गया है? सबसे ईज़ी और सबसे एंशिएंट टाइम से चला आ रहा जो मेथड है, दैट इज़ नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड जिनको प्राकृतिक विधियाँ बोलते हैं। ये दीज़ अवॉइडिंग द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम बाय चांस एंड इंक्लूड द फॉलोइंग पे इसमें कौन-कौन से मेथड्स को इंक्लूड किया गया है, इन तीनों के बारे में अपन थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आवधिक संयम के बारे में। आवधिक संयम में क्या होता है, कोई भी एक अवधि है वहाँ तक तुम संयम बना के रखोगे इस टाइम पीरियड में कॉपुलेशन नहीं करना है, तो एग जितने दिन रिलीज़ हुआ रहेगा, उतने दिन कॉपुलेशन की प्रोसेस अगर यदि नहीं हो पाई, तो एग और स्पर्म का फ्यूज़न नहीं हो पाएगा और आगे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कपल्स अवॉइड करते हैं कोइटस फ्रॉम डे 10 टू 7 ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंस द odds of fertilization are relatively high during this period which is known as fertile period अब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने 1 टू 28 डेज़ की साइकिल के बारे में पढ़ाया था, ठीक है? 1 टू 28 डे की साइकिल। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये 14 डे जो है, वहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है? और स्पर्म जब एक बार फीमेल के पाथ में एंटर कर गया, तो वो 4 से 5 दिन तक ज़िंदा रह पाएगा। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। तो अगर यदि कोई भी कपल 10 टू 17 डेज़ के बीच में कोपुलेशन नहीं करता है, ठीक है? तो स्पर्म और एग का फ्यूज़न नहीं हो पाएगा, ठीक है? जैसे कि मान लो कि 10 डे पे अगर मान लो 11 डे पे भी कोई स्पर्म गया है, तो वो 4 से 5 दिन तक तो अंदर वेट कर लेगा और सर्वाइव अगर यदि कर गया तो स्पर्म और एग का फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए कपल को इस वाले पूरे 10 टू 17 डेज़ को अपन फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है? तो इसलिए कपल्स इस टाइम में कोपुलेशन की प्रोसेस को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक नेचुरल मेथड में एक और सॉरी
एक और मेथड होता है, इसको बोलते हैं अपन कोइटस इंटरप्टस, इंटरप्शन किया है अपन ने, ठीक है। बाइस्कलन या अंतरित मैथुन, टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन द मेल पार्टनर विथड्रॉज द पेनिस फ्रॉम द वजाइना इमीडिएटली बिफोर एजुकेशन। जब कॉपुलेशन की प्रोसेस हो रही थी, तो जब इजेकुलेशन होने वाला है उससे जस्ट पहले अगर यदि मेल पार्टनर अपने सीमेन को बाहर छोड़ दे, वेजाइनल पाथ के अलावा कहीं बाहर, तो भी स्पर्म और ओवा फ्यूज नहीं हो पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और नेचुरल मेथड मोस्ट पॉपुलर है, दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया, स्तनपान अनार्तव। इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉलोइंग पार्चुरेशन as well as the strong milk feeding and lack of ovulation during this period, the odds of fertilization are minimal। फर्टिलाइजेशन के चांस को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है कि कोई भी एक फीमेल इंडिविजुअल है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एक फीमेल इंडिविजुअल है जिसने अभी अभी बच्चा पैदा किया है, वो अभी दूध पिला रही है, फीडिंग अपने बेबी को फीड करा रही है, ठीक है, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखने को मिलती। मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आ रहा तो अंडा ही नहीं बन पाएगा, अंडा ही नहीं बन पाएगा तो एग और स्पर्म फ्यूज हो ही नहीं पाएंगे। तो इस टाइप से भी प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो नेचुरल मेथड में अपन ने 3 स्टेप्स को अच्छे से देखा है। इसके अलावा नेचुरली अगर भी अपन नहीं प्रिवेंट कर पाए, तो इसके अलावा एक मेथड और है, दैट इज़ नोन एज़ अ बैरियर मेथड। रोध अपन बैरियर कर रहे हैं, स्पर्म और ओवा के बीच में एक बैरियर लगा दिया, तो भी उनका फ्यूजन नहीं हो पाएगा। अ बैरियर प्रिवेंट्स ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। दिस इंक्लूड द फॉलोइंग। स्पर्म और ओवा को फिजिकली मीट नहीं करने देगा ये। फर्स्ट और सबसे पॉपुलर जो और जो जैसा कि मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या फीचर्स के बारे में बताया था, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए और इजीली अवेलेबल भी हो जाना चाहिए। तो इसमें जो बैरियर मेथड में सबसे जो पहली चीज आती है वो है कॉन्डोम। निरोध एक पहले का पुराना पॉपुलर ब्रांड है, जब एनसीईआरटी ने छापा था। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम्स इन मेल। कॉन्डोम मेल मेल भी यूज कर सकते हैं, मेल का अलग टाइप का आता है, फीमेल भी यूज कर सकते हैं, फीमेल का अलग टाइप का आएगा, ठीक है। तो स्पर्म और ओवा का ओवा मीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक मेथड और है बैरियर में ही, डायफ्राम का यूज कर रहे हो अपन या कोई सर्विकल डायफ्राम का यूज कर रहे हो या सर्विकल केप का यूज कर रहे हो या किसी वर्ड्स का यूज कर रहे हो, ठीक है। These are rubber barriers put into the female reproductive tract during coitus। copulation की प्रोसेस के टाइम में अपन ने इनको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पुट कर दिया। इनमें क्या-क्या होती है, स्पर्मिसीडियल लोशंस हो सकते हैं, जेलीज हो सकती है, एंड फोम्स आर कॉमनली यूज्ड इन कॉन्जुगेशन विद दीज बैरियर्स टू इम्प्रूव देयर कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस। उनकी कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं ये, ठीक है। बैरियर अप्रोचेस प्रोवाइड द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अब बैरियर अब अगर ये अपन यूज कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या-क्या है? दे कैन बी डिस्कार्डेड इजीली, दे आर सेल्फ इंसर्टेबल, दे मे बी रीयूज्ड, समटाइम्स ये बोल रहा है कि रीयूज भी कर सकते हैं। प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। मेनली मतलब बैरियर वाली जो मेथड्स हैं उनका एक ही फंक्शन पे ये काम कर रहे हैं, क्या कि स्पर्म है उसको सर्विक्स के अंदर एंटर ही नहीं होने दिया। अगर ये स्पर्म आ ही नहीं पाए तो आगे जाके एग से फ्यूज ही नहीं हो पाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके बाद में थर्ड मेथड अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन नेचुरल देखा, फिर बैरियर मेथड देखा, अब अपन देखते हैं आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, या हिंदी में अपन इसको अंतःगर्भाशय युक्तियां भी बोल सकते हैं। इन अंतःगर्भाशय युक्तियां नाम से पता चल रहा है कि गर्भाशय के अंदर इनको पुट कर देंगे, फिर ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देगी, ठीक है। पुट वेजाइनली इन सॉरी लेट मी put vaginally into the uterus of a female by a doctor or a skilled nurse, non-medi non medicated IUDs। एग्जाम्पल है इसका लिप्स लूप्स
और इसके अलावा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ भी होती है लाइक कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 इनके बारे में ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना ये इनके नाम, इनके बारे में अपन को पता रखना है, ठीक है? ये कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 इसके अलावा लिपेस लूप और कुछ-कुछ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ भी होती है। आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ आईयूडीज़ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज़ के ये सारे एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा ये 2 एग्जाम्पल भी आप अच्छे से ध्यान रखना। एक तो है प्रोजेस्टासर्ट्स और इसके अलावा LNG-20 इन दोनों के बारे में भी अपन को ध्यान में रखना है। इनके एग्जांपल्स के बारे में अपन ने ध्यान रख लिया। अब ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज़ है, ये प्रमोट कर रही है स्पर्म फेगोसाइटोसिस इन द यूट्रस बट कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ डिक्रीज करती है स्पर्म की मोटिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को। ठीक है? अब मान लो कि यहाँ तक अपन ने नेचुरल मेथड्स के बारे में देखा था और बैरियर के बारे में देखा था। यहाँ तक स्पर्म वेजाइनल पाथ में एंटर ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन आईयूडीज़ में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि स्पर्म एंटर तो कर गया, ठीक है? लेकिन अब स्पर्म को ही अपन रिप्रोडक्टिवली इनकेपेबल बना देंगे या फिर उसकी मोटिलिटी को अपन ने घटा दिया, तो वो कैपेबल नहीं हो पाएगा स्पर्म ओवा से मिलने में, ठीक है? IUDs that release hormones ren- render the uterus unsuitable for the implantation and the cervix unfriendly to sperm. cervix को एकदम से इनफ्रेंडली बना दी, इनफ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जहाँ पे स्पर्म सरवाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ओवा और स्पर्म तो नहीं मिल पाएंगे। It is great for females who desire to postpone pregnancies and have space between two children. तो ये सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड है किनके बीच में जो फीमेल्स अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना चाह रही है या फिर 2 चाइल्ड के बीच में गैप चाह रही है, उनके बीच में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओरल पिल्स के बारे में, जिनको कि गोलियाँ भी बोलते हैं। सहेली और ऐसी कुछ 1-2 ब्रांड के नाम आपने सुने होंगे या फिर शायद अपनी बुक में भी मेंशन किए हुए हैं, आप देखना अच्छे से। फीमेल्स टेक प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बो लेती है इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। पिल्स अब उन अपन जब इतने दिनों से पिल्स का नाम सुन रहे हैं, तो उनमें बेसिकली होता क्या है? या तो प्रोजेस्टेरोन है या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बो वो ले रही है। ठीक है? दे हिंडर और डिले स्पर्म एंट्रेंस बाय इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड अल्टरिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस। ठीक है? Progesterone or progesterone estrogen combination administered within 72 hours following coitus has been demonstrated to be particularly effective as an emergency contraceptive. ओरल पिल्स को जो ओरल पिल्स में मैंने आपको बताया था ये जो प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बो है, इसको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि बाय मिस्टेक कोपुलेशन की प्रोसेस हो गई है, जैसे कि रेप केसेज़ में अपन को सुनने को मिलता है, तो उन केसेज़ में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए अपन इनका यूज़ करते हैं, प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कॉम्बो को। यहाँ तक की बात समझ आई? इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्जिकल मेथड्स के बारे में। सर्जिकल मेथड नाम से पता लग रहा है अपन ने सर्जरी करी और उस सर्जरी की वजह से आगे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, ठीक है? इसको हिंदी में शल्य क्रिया विधियाँ भी बोलते हैं, ठीक है? अब ये 2 टाइप से हो सकती है, या तो हो सकता है कि अपन सर्जरी कर रहे हो मेल में या फिर हो सकता है अपन सर्जरी कर रहे हो फीमेल में। अगर यदि अपन मेल में सर्जरी कर रहे हैं तो इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है? दैट इज़ वेसेक्टोमी, ठीक है? इसमें अपन ने क्या देखा इस डायग्राम में देखो ये वास्ट डिफरेंस ही है, इसको काटा और फिर बाँध दिया। यहाँ पे मैंने एक कट लगाया फिर इसको बाँध दिया दोनों तरफ, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं ये सर्जरी कर रही हूँ फीमेल में, तो अपन इसको क्या बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी, ठीक है? इस डायग्राम में देखो ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इस पे अपन ने कट लगाया और दोनों तरफ से बाँध दिया, ठीक है? ट्यूबेक्टोमी। इनको हिंदी में मेल में अगर ये अपन वेसेक्टोमी कर रहे हैं, इसको शुक्रवाहक उच्छेदन बोल रहे हैं और ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब में अगर ये अपन ने कट लगाया तो इसको नलिका उच्छेदन भी बोलते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेसेक्टोमी की प्रोसेस क्या है? इन मेल्स अ लिटिल पोर्शन ऑफ द वास डिफरेंस इज एक्सcised और
tied up by a minor incision on the scrotum to prevent sperm release. अब ये यहाँ से जो स्पर्म रिलीज़ हो रहे थे, वो अगर ये आगे पहुँच ही नहीं पाए, ठीक है? तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी कोपुलेशन के टाइम में। इसके अलावा मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैंने एक जगह तो मैंने स्पर्म को रोका है, दूसरी जगह मैं क्या करूँगी ओवा को रोक के ये ओवरी थी अपनी ओवरी तो ठीक है ओवा रिलीज़ कर रही है लेकिन मैंने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है? तो ओवा से बाहर अगर ये जा ही नहीं पाया, तो भी नहीं हो पाएगा इनका दोनों का फ्यूज़न। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है इज अ मेडिकल प्रोसीड्यूर इन विच अ लिटिल पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज सर्जिकली रिमूव्ड। फेलोपियन ट्यूब का अपन ने छोटा सा पोर्शन लिया, इसमें कट लगा दिया और फिर इसको बांध दिया, ठीक है? दोनों में प्रोसेस सेम ही है, बस अपन वेसेक्टोमी में मेल के केस में ये कर रहे हैं बस डिफरेंस में, और ट्यूबेक्टोमी में अपन फीमेल के केस में फेलोपियन ट्यूब में ये वाली प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? This procedure is a quite successful, but their reversibility is extremely low. ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी की प्रोसेस सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रोसेस अपन बोल सकते हैं क्योंकि एक बार के जब कोई भी कपल अपने बच्चे पैदा कर लेगा 2 या 3 ठीक है? तो उसके बाद में दोनों में से कोई भी एक पार्टनर या तो जैसे यदि मेल को कराना है तो वेसेक्टोमी करा लेगा, फीमेल को कराना है तो वो ट्यूबेक्टोमी करा देगी, ठीक है? और ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि अगर दी मान लो अब इस फीमेल ने करा ली ट्यूबेक्टोमी, ठीक है? अपनी फेलोपियन ट्यूब को कट लगवाया और बाँध ली। अब ऐसा दोबारा तो होना बहुत ही मुश्किल है कि अगर दी ये अपनी फेलोपियन ट्यूब जोड़े और ये प्रेगनेंसी को अचीव कर पाए। ये ऐसे अपन को रेयरली ही देखने को मिलेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? इसके बाद में अपन बात करते हैं 1 मिनट। इसके बाद में अपन बात करते हैं मेडिकल टर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी के नाम से भी ये पॉपुलर है, चिकित्सीय सगर्भता समापन। इसमें अपन किसके बारे में देखेंगे? एमटीपी और induced abortion refer to the voluntary termination of a pregnancy before full term. It contributes significantly to population reduction by a termination unwanted pregnancies. Unwanted pregnancies को अगर ये अपन को रोकना है, तो अपन चिकित्सीय सगर्भता समापन का यूज करेंगे। और इसके अलावा एमटीपी वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया 1971 में इसको लीगल कर दिया गया था इंडिया में, ठीक है? विद वेरियस रेस्ट्रिक्शंस टू अवॉइड इट्स अब्यूज। इसके अब्यूज नहीं हुए इसके लिए इस मेथड पे थोड़े से रेस्ट्रिक्शन भी लगे हुए हैं, कुछ इसके जो रूल्स है उनको फॉलो करना ही है, ठीक है? ऐसे नहीं कि प्रेगनेंसी के टाइम में अपन को पता चला कि जो अपना भ्रूण है वो फीमेल है और अपन ने हटा दिया उसको, ऐसा नहीं हो सकता। सच एज़ इनडिस्क्रिमिनेट एंड अनलॉफुल फीमेल फोएटिसाइड्स। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये सारी लॉज़ अपन लाए हैं, ठीक है? कि अपन को इनका अब्यूज़ नहीं करना है, ठीक है? इसके अलावा मैं बात करूँ अगर यदि 1 मिनट। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करेंगे सॉरी इसमें व्हेन continuing the pregnancy might be detrimental to the mother or baby. During the first trimester or up to 12 week of pregnancy, MTP are regarded reasonably safe. एमटीपी इन द सेकंड ट्राइमेस्टर मच रिस्की। अपन को पता है कि जब वो प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन 9 महीने का होता है, उसमें से अगर यदि कोई फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है? ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने का ड्यूरेशन, सेकंड ट्राइमेस्टर और 3 महीने का ड्यूरेशन, ये थर्ड ट्राइमेस्टर तीसरी बार 3 महीने, ठीक है? मतलब ये जो स्टार्टिंग के 3 महीने हैं, अगर इनमें किसी को अबॉर्शन कराना है, तो वो तो सेफ है। क्योंकि यहाँ तक जो अपना फीटस था वो मदर की बॉडी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगर यदि कोई सेकंड ट्राइमेस्टर में चाह रहा है कि वो अबॉर्शन करवा ले, तो वो मदर की हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट डालेगा उसपे, ठीक है?
इसके अलावा अपन बात करते हैं एमटीपीज़ के बारे में अपन ने बात कर ली। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। यौन संचारित रोग कौन-कौन से हैं, किस टाइप से वो फैल सकते हैं और किस टाइप से अपन इनको फैलने से रोक सकते हैं। किस टाइप से अपन लोगों के बीच अवेयरनेस फैला सकते हैं कि ये काम तुम मत करो, इनसे एसटीडीज़ होती हैं। ठीक है? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इलनेस या फिर इसको वेनेरियल डिजीज भी बोलते हैं दैट इज वीडी और रिप्रोडक्टिव टेक ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है इसके टाइम में रेफर टू डिजीज और इन्फेक्शंस स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है। कोई भी अगर यदि अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको एसटीडी हो जाए। हो सकता है उसके जेनिटल ट्रैक्ट में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन देखने को मिले या फिर एचआईवी, एड्स वगैरह और हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया बहुत सारी डिज़ीज़ ऐसी है जो कि एसटीडीज़ के थ्रू फैलती है। ठीक है? अब इसके एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से हैं? गोनोरिया बता दिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज़, इसके अलावा जेनिटल वार्ट्स, इसके अलावा ट्राइकोमोनियासिस, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और एड्स इनमें इन बीमारियों में से कुछ पॉपुलर बीमारियाँ हैं। ठीक है? हेपेटाइटिस बी और एचआईवी के बारे में अगर यदि अपन को बीमारी की इनिशियल फेज़ में पता लग जाए, तो अपन इनको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। हर्पीज़ भी इसी के अंदर आता है। हर्पीज़, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी अगर इनके बारे में अपन को बहुत इनिशियल फेज़ में पता लग गया, तो अपन इनको रोक सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा hepatitis B and HIV can also be transferred by a sharing of injection needles or surgical equipments or infected individuals. Blood transfusion और हो सकता है कि मदर इन्फेक्टेड है तो उससे उसके बच्चे में फैल गया। ठीक है? तो कौन-कौन सी बीमारी है जो कि एसटीडी के अलावा किसी और चीज़ से भी फैल सकती है? एसटीडी से भी हो सकती है और कोई और माध्यम से भी हो सकती है। हेपेटाइटिस बी है और एचआईवी है। यहाँ तक की बात क्लियर है? कैसे-कैसे हो सकती है? एसटीडीज़ के अलावा कैसे-कैसे हो सकती है? हो सकता है कि कोई एक पेशेंट था उसे हेपेटाइटिस बी था, उसे जो इंजेक्शन लगाया था, वो ही सेकंड पेशेंट को लगा दिया सेकंड इंडिविजुअल को लगा दिया जिसे अभी कोई बीमारी नहीं थी, तो उसके थ्रू हो सकती है, ठीक है? और जैसे आजकल तो ऐसा नहीं होता, एक नीडल नीडल को एक बार यूज़ किया जाता है और फिर उसे फेंक दिया जाता है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। एक ही इंजेक्शन रखते थे, उसे बार-बार स्टेराइल किया और सबके सेम इंजेक्शन उसी इंजेक्शन को वो बार-बार साफ करके और उसी को लगा देते हैं, ठीक है? या फिर अपन किसी को अगर दी मान लो एचआईवी है, उससे अगर दी अपन ने ब्लड ले लिया और अपने अंदर वो बीमारी नहीं थी, तो ब्लड के थ्रू भी आ सकती है। या फिर अगर दी कोई एक बच्चा अपनी मदर के वोम में है, लेकिन मदर को तो बीमारी है, तो बच्चे को ऑब्वियसली आएगी, मदर से ट्रांसफर होगी बच्चे में, ठीक है? एसटीडीज मस्ट बी डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके अगर यदि अपन ने इनको डिटेक्ट करके इनका इलाज कर लिया तो हो सकता है कि जान बच जाए पेशेंट की ठीक है अदरवाइज दे कैन लीड टू pelvic inflammatory disorders that is known as a PID और abortions हो सकते हैं स्टिल बर्थ हो सकती है और ectopic pregnancies हो सकती हैं एसटीडीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग फॉलोइंग प्रिकॉशंस अवॉइड एसटीडीज को रोकने के लिए अपन को कौन-कौन से प्रिकॉशंस के बारे में ध्यान में रखना चाहिए अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या फिर मल्टीपल पार्टनर अपन को अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स एस्टेब्लिश नहीं करने हैं या फिर मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रखने हैं ठीक है ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग कोइटस कॉन्डोम जैसे अपन ने बैरियर के बारे में पढ़ा था तो ऐसे बैरियर्स का यूज़ करना है जिससे कि मेल और फीमेल का जो फ्लूइड है वो टच भी नहीं हो पाए, ठीक है? इसके अलावा इन केस ऑफ डाउट टू गो अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद डिजीज़। और अगर यदि किसी को थोड़ा बहुत भी लगता है कि हो सकता है वो कोई एसटीडी वाली डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो, तो वो उसे एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जो भी वो ट्रीटमेंट बताए, उसको अच्छे से फ़ॉलो करना चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर है? इसके बाद में अपन कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि अपन पीछे के चैप्टर में जितना भी अभी तक हम पढ़ के आए हैं, उसके बारे में देख रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में देख रहे थे अपन, ठीक है? गर्भ निरोधक विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ा, बैरियर्स रोध क्या-क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज़ के बारे में पढ़ा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव
पिल्स जो थी उनके बारे में पढ़ा, ठीक है? इसके अलावा इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है? इसके अलावा नेचुरल वाले में अपन ने कौन-कौन से टाइप पढ़े थे? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में पढ़ा था, कोइटस इंटरप्टस के बारे में पढ़ा था और लैक्टेशनल एमेनोरिया के बारे में पढ़ा था। ये तीनों क्या हो गए? नेचुरल मेथड्स हो गए कॉन्ट्रासेप्शन के, ठीक है? इसके अलावा बैरियर वाले मेथड में अपन ने क्या-क्या पढ़ा था? कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्व्स, ठीक है? तो इस स्लाइड पे आप अच्छे से देखो, ये तो क्या हो गए? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन-कौन से हैं, ये ध्यान में कर लिया। इसके अलावा नेचुरल मेथड कौन-कौन से हैं, ये अपन ने ध्यान में कर लिया। इसके अलावा बैरियर वाले मेथड कौन-कौन से हैं, उनको ध्यान में कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आईयूडीज़ के एग्ज़ाम्पल क्या-क्या हैं, ठीक है। कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है, लिपिस लूप है, इन सब के बारे में देख लिया, ठीक है। इसके अलावा सर्जिकल मेथड अपन ने कौन-कौन से यूज़ किए थे। अगर यदि मेल का केस है तो वहाँ पे अपन ने क्या यूज़ किया था? ट्यूबेक्टोमी। अगर यदि फीमेल का केस है, ठीक है? ये मेल का केस है तो अपन ने ट्यूबेक्टोमी यूज़ किया था, अगर यदि फीमेल का केस है तो अपन ने सॉरी फीमेल का केस है तो अपन ने ट्यूबेक्टोमी यूज़ किया है, मेल के केस में अपन ने सर्जिकल मेथड में वेसेक्टोमी को यूज़ किया था। यहाँ तक की बात क्लियर है? इसके अलावा अपन ने कुछ-कुछ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप कर ली है, कि कोई भी इनफर्टाइल कपल है, अ, बंध्य कपल है और लेकिन वो अभी चाइल्ड प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो अपन कौन-कौन सी टेक्निक के थ्रू उनमें प्रेगनेंसी उनको मतलब बच्चा दे सकते हैं, ठीक है? उनमें कुछ मोस्ट पॉपुलर और मैं बोलना चाहूँगी कि यदि क्वेश्चन कहीं से बनने की आशंका है इस पूरे चैप्टर में तो वो यही है। आईवीएफ, जेडआईएफटी, आईसीएसआई, जीआईएफटी और एआई। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और इनके काम क्या-क्या हैं, इनके बारे में अच्छे से देख लेना है, ठीक है? तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग से लेके अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो सारा इस स्लाइड में मैंने समराइज़ कर रखा है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में देखा था, नेचुरल मेथड के बारे में देखा था, बैरियर मेथड के बारे में देख लिया, आईयूडीज़ के बारे में देख लिया, सर्जिकल मेथड्स क्या-क्या होते हैं, इनके बारे में देख लिया। अब अपन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ कौन-कौन सी आ चुकी है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इसके अलावा ये जो साइड में एक और स्लाइड आपको दिख रही होगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट मैक्सिमम यहाँ पे अपन ले सकते थे, उन सबको मैंने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है। तो ये स्लाइड तो एज़ सच कोई लर्न करने जैसा इसमें कुछ है नहीं, एक बार की बस देखनी है आपको, ठीक है? इसके बाद में इसके अलावा एक चीज़ और आती है दैट इज़ एमनियोसेंटेंसिस। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? तो ये आपको ये जो मदर दिख रही है, मदर की ये प्रेग्नेंसी वाली फेज है, ये यहाँ पे एम्ब्रियो है, ठीक है? एम्ब्रियो के सराउंडिंग में एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है? अपन ने क्या किया, एक इंजेक्शन लिया और इस एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट कर लिया इंजेक्शन में। ये एमनियोटिक फ्लूइड दिख रहा है ना आपको? इतना अपन ने फ्लूइड कनेक्ट कर लिया। तो इसमें ये जो एम्ब्रियो है, इसके टिश्यूज़ भी गए हैं कुछ-कुछ इसके ठीक है? इसकी सेल्स चली गई इसके अंदर। अब इन सेल्स को अपन लैब में टेस्ट करेंगे और अपन पता लगाएँगे क्या? कि इस फीटस को कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज़ तो नहीं है, जो कि आगे अपन मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? इसके अलावा ये जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, वो एकदम हेल्दी तो है, कोई इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है। इसके अलावा अगर यदि अपन को इस एम्ब्रियो का सेक्स पता करना है कि ये मेल एम्ब्रियो है या फीमेल एम्ब्रियो है, इसमें भी अपन एमनियोसेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो ये तो इसका ड्रॉबैक हो गया कि अपन सेक्स को भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं और मान लो कोई फीमेल चाइल्ड नहीं चाह रहा है, तो कन्या भ्रूण हत्या का ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है? इसके अलावा इसके कुछ फ़ायदे भी तो हो गए जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या कोई बीमारी तो नहीं है इसके बारे में या कोई अंग कम ज़्यादा तो नहीं है, इसके बारे में अपन को पहले ही पता लग जाएगा, ठीक है? इसमें क्या होता है a fetal sex determined test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo. In the 14th or 15th week of pregnancy with the help of long surgical needle आपको डायग्राम में दिख दिख रही होगी इस साइड में
स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट फ्रॉम द यूट्रस। अपन ने स्मॉल अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड यूट्रस से बाहर निकाल लिया। इन दिस फ्लूइड फ्यू सेल्स ऑफ एम्ब्रियो लाइक स्किन, लिवर, प्लेसेंटा, ये सारी सेल्स इसमें प्रेजेंट थी जो अपन ने फ्लूइड निकाला है उसमें। अब इस फ्लूइड को निकाल के अपन ने बाहर क्या टेस्ट किया, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या फिर अपन को सेक्स को डिटेक्ट करना है तो वो अपन ने पता कर लिया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। और ये चैप्टर बहुत छोटा सा है तो अभी खत्म हो जाएगा। केवल इनफर्टिलिटी की ये वाली जो स्लाइड है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए अपन दो टाइप से मेथड यूज कर सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर ये अपन इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर रहे हैं फीमेल की बॉडी के अंदर तो इन विवो फर्टिलाइजेशन। अगर ये अपन लेबोरेटरी में यूज कर रहे हैं फीमेल की बॉडी से बाहर लाके, दैट इज ए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इनमें कौन-कौन से मेथड्स को इंक्लूड किया गया है, कौन से मेथड में क्या कहानी है, कौन से जो मैंने पहले शॉर्ट फॉर्म्स बताई थी उनके फुल डिटेल में नाम। ठीक है, इनके बारे में अपन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब अपन बात करते हैं, इफ कपल आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिशन अप टू 2 इयर्स, दिस इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। अगर यदि कोई कपल 2 साल तक की अवधि अवधि तक बिना किसी बैरियर के सेक्सुअल कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं और फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, प्रेगनेंसी उसमें नहीं हो पा रही तो उसे अपन इनफर्टिलिटी बोलेंगे। ठीक है, उस केस में उससे प्रिवेंट करने के लिए अपन इन सब चीजों का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इट कैन बी ओवरकम बाय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART। और फिर ये 2 टाइप से हो सकती है। एक तो हो सकता है अपन इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन के बारे में बात करें, दूसरा हो सकता है अपन इन विवो फर्टिलाइज़ेशन के बारे में बात करें। इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन में क्या होएगा, ये फर्टिलाइज़ेशन अपन फीमेल की बॉडी से बाहर किसी लैब में टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? फिर वो एम्ब्रियो बनाया अपन, फिर वो अपन ने ज़ायगोट बनाया और फिर उसको या तो उसी मदर के अंदर, अगर ये फ़ेवरेबल कंडीशन है तो, और अगर ये हो सकता है उसकी उस मदर की वोम में फ़ेवरेबल कंडीशन नहीं है एम्ब्रियो को ग्रो कराने जितनी, तो अपन सरोगेट मदर का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है? In fertili if fertilization occur outside of the body of female and after it embryo is transmitted into uterus or fallopian tube of surrogate mother or same mother, this is called embryo transfer। embryo अपन ने ट्रांसफर कर दिया, पहले बाहर बनाया फिर या तो सेम मदर या फिर सरोगेट, अगर ये अपन को सरोगेसी करनी है तो सरोगेट मदर कोई दूसरी फीमेल बॉडी में अपन ने इसको ट्रांसफर कर दिया। इसमें कौन-कौन सी टेक्निक्स आ रही है? फर्स्ट है ZIFT। ठीक है, ZIFT में क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म देख लो सबसे पहले तो, जाइगोट इंफ्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट का इंफ्रा फैलोपियन ट्रांसफर कर रहे हैं एन एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर बाय ये IUT। IUT क्या, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर इनटू द यूट्रस। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT, इफ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर कॉमनली 32 सेल स्टेज ट्रांसफर कर दी जाती है यूट्रस के अंदर, इसको अपन बोलेंगे IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। 32 सेल स्टेज थी, अपन ने यूट्रस में इसको ट्रांसफर कर दिया, वहां पे जाके वो एम्ब्रियो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक मेथड हो रहा था दैट इज नोन एज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी प्रोसेस ऑफ फॉर फॉर्मिंग एन एम्ब्रियो इन which sperm is directly inserted into the ovum। हो सकता है कि उन वो जो कोई इंडिविजुअल कपल है वो इसलिए इनफर्टाइल हो क्योंकि उनके स्पर्म और ओवा कभी मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो अपन ने लेबोरेटरी कंडीशंस में स्पर्म और ओवा का फ्यूज करा दिया, फिर अगर वो एक बार के फ्यूज कर गए तो वो आगे जाके ग्रो हो जाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब अपन कुछ-कुछ इन विवो फर्टिलाइज़ेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो अपन ने मदर की बॉडी के बाहर वाली सिचुएशन देखी है कि मदर की बॉडी के बाहर भी अपन क्या चाइल्ड को ग्रो करा सकते हैं? सॉरी, ज़ायगोट को बना सकते हैं, तो बना लिया अपन ने। अब अपन देखते हैं मदर की बॉडी के इनसाइड नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली अपन कौन-कौन से इन विवो फर्टिलाइज़ेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें GIFT। ध्यान रखना ऊपर तो था ZIFT और इधर नीचे है GIFT। ठीक है? इन दोनों टर्म को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ
An ovum collected from donor into the fallopian lubenario, not teral up an arteriosus one, but can provide suitable environment for fertilization. This is called GIFT. इसके अलावा अपन इसमें एक और मेथड होता है, दैट इज नोन एज AI, artificial insemination. ठीक है, if male is unable to insemination the semen into vagina, or there is a very low sperm count, then semen is artificially induced either into vagina or into the uterus of female. इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं अपन इस टेक्निक को। ये अपन को अच्छे से समझ में आ गया कि इनफर्टिलिटी से अगर बंध्यता से बचना चाह रहा है कोई कपल, तो 2 टाइप से, इन विट्रो और इन विवो, 2 टाइप से वो अपनी बंध्यता को रोक सकता है और बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी आज के टॉपिक का अपना लास्ट टॉपिक है, ठीक है? सबसे पहले अपन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो देख रहे थे, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन दी बॉडी। जैसे बॉडी में कंडीशंस होनी चाहिए, वैसे ऑलमोस्ट कंडीशन अगर दी अपन ने बाहर प्रोवाइड करा दी और वहां पे किसी बच्चे को नहीं, सॉरी, एम्ब्रियो को ग्रो करा दिया, तो इसको अपन बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब टेस्ट ट्यूब बेबी नाम से ही पता चल रहा है कि कोई टेस्ट ट्यूब, लेबोरेटरी में अपन जो टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं ना, ऐसे कुछ परख नली टेस्ट ट्यूब, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होती है, इसमें अपन बेबी को ग्रो करा रहे हैं। ये हो गई अपने टेस्ट ट्यूब मेथड, टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, सबसे पहले इसकी जो अच्छे से ध्यान रखने लायक चीज है वो ये है, in the test tube baby program female ova and male sperm are collected and stimulated to form zygote in the laboratory under simul simulated conditions। तो अपन ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर फीमेल के ओवा को, मेल के स्पर्म को डाल दिया और ये आगे जाके ग्रो कर जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा। ये हुई अपनी टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है? तो आज का अपना जो 4th चैप्टर था, यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है, इसमें अपन को इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी थी। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ लिया और अपन ने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी है वो इस स्लाइड में मैंने सारा मेंशन कर रखा है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, नेचुरल मेथड्स के बारे में, बैरियर के बारे में, आईयूडीज़ के बारे में पढ़ लिया, सर्जिकल मेथड्स के बारे में पढ़ लिया और कौन-कौन सी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ है, उनके बारे में स्पेशली मैं फोकस करना चाहूँगी। जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो ये है, ठीक है? इन सब की फुल फॉर्म और इन सब के फंक्शन अपन को अच्छे से पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, और इसी के साथ अपनी यूनिट 1 आज फिनिश हो गई है। अब अपन चालू करेंगे अपनी यूनिट 2।